नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी 91 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में हम सभी मॉडल पेपर 11 नंबर पर बात करेंगे, जो आप सभी के पेपर के लिहाज से बात किया जाए तो बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप सभी सीटेट का फर्स्ट पेपर या सीटेट का सेकंड पेपर की अगर तैयारी कर रहे होंगे तो वेरी इंपॉर्टेंट या सेशन होने वाला है आप सभी के लिए दोस्त। तो सभी बच्चे एक बार सेशन को शेयर करते हुए क्लास को लाइक कर देंगे। हर प्रश्न को ध्यानपूर्वक आपको देखना है, हर प्रश्न का आंसर भी बताना है और अपने आप का स्व मूल्यांकन करना है कि सेल्फ असेसमेंट सेल्फ इवेल्युएशन करना है कि क्या चीज़ें हमको समझ में आ रही हैं, मेरा कितना स्कोर हो रहा है। जरूर आप एक बार दोस्त चेक करने की कोशिश कीजिए, तो जिससे आपका तैयारी कुछ और अच्छे लेवल पर पहुंच पाए। हर प्रश्न इंपॉर्टेंट होगा, तो पहला प्रश्न स्क्रीन पर, इसे ध्यानपूर्वक देखिए और बताने का प्रयास करें इसमें से क्या राइट ऑप्शन हो सकता है। करें कि दोस्त पहला प्रश्न करा, विकास के किस चरण में बहुत से हार्मोन संबंधी परिवर्तन होते हैं तथा अपनी पहचान की सक्रिय खोज पर बल होता है। करें किशोरावस्था, शैशवावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था या माध्यमिक बाल्यावस्था। तो इसमें दोस्त क्या आपका राइट आंसर बनेगा? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विकास के किस चरण में बहुत से हार्मोन संबंधी परिवर्तन होते हैं, अपनी पहचान सक्रिय रूप पर बल दिया जाता है। तो दोस्तों, हार्मोन्स का जो चेंजेज होता है वह किशोरावस्था में होता है, इसीलिए दोस्त आपका जो बनेगा ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बनेगा, एडोलसेंस। और एडोलसेंस की बात किया जाए तो एडोलसेंस के जनक आप जानते हैं स्टैनले हॉल है। स्टैनले हॉल को बोला जाता है और जो किशोरावस्था के जन्म बोले जाते हैं स्टैनले। और इनकी पुस्तक, इनकी बुक का नाम ही क्या है? वह है एडोलसेंस। क्या नाम है? एडोलसेंस नाम से ही उन्होंने पुस्तक एक लिखी है और किशोरावस्था के जनक बोले जाते हैं दोस्तों। तो दोस्त आपका जो राइट आंसर होगा वह ए ऑप्शन आपका करेक्ट बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, कथन आपके सामने, कथन को ध्यानपूर्वक देखें। कथन में क्या कह रहा है, कथन को ध्यानपूर्वक देखने का प्रयास करें। भाषा विकास केवल शैशवावस्था के दौरान होता है। भाषा विकास केवल शैशवावस्था के दौरान होती है, इसलिए केवल शैशवावस्था तक ही उपयुक्त उद्दीपक प्रदान करना चाहिए। यह तर्क कर रहा है कि शुरुआती वर्षों के दौरान अनुभव किए गए नकारात्मक वातावरण का दीर्घकालीन प्रभाव नहीं होता है। सही विकल्प को चुनना है। तो कह रहा है कथन दिया गया है, तर्क दिया गया है, आपको देखना है इसमें से क्या राइट आंसर होगा। तो कथन में कह रहा है कि ए और आर दोनों सही है और आर व्याख्या करता है कि ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर व्याख्या नहीं करता है कि, या फिर कह रहा है ए सही है आर गलत है और ए और आर दोनों गलत हैं। तो दोस्त इसमें से बताएंगे, प्रश्न ध्यानपूर्वक आप देखना है क्या इसमें से राइट आंसर बनेगा। एकदम आप इस प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखिए। तो कह रहा कि भाषा विकास केवल शैशवावस्था के दौरान होती है। तो सिर्फ भाषा विकास सिर्फ शैशवावस्था के दौरान होती है, उसके बाद भाषा विकास नहीं होता है क्या? तो यह तो बात गलत हो रहा है। करेक्ट, इसलिए केवल शैशवावस्था तक ही उपयुक्त उद्दीपन प्रदान करना चाहिए। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गलत है, केवल हम शैशवावस्था तक भाषा विकास नहीं होता, आगे चलता है। तर्क में कहा शुरुआती वर्षों के दौरान अनुभव किए गए नकारात्मक जो वातावरण दीर्घकालीन प्रभाव नहीं होता। तो होता भाई साहब, दीर्घकालीन प्रभाव होता है। इसका मतलब दोनों क्या है? गलत है। राइट आंसर क्या बनेगा? डी ऑप्शन आपका करेक्ट बन जाएगा। डी ऑप्शन आपका राइट बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, थर्ड नंबर को ध्यान दीजिए। कर विकास के विषय में कौन सा वक्तव्य सही है? कौन सा वक्तव्य एकदम सही है? कर विकास की गति में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं। कर संज्ञान विकास पूर्णता आनुवांशिकता द्वारा निर्धारित होता है। कर विकास पूर्ण निर्धारित क्रम में होता है। कर विकास के सभी पक्ष क्षेत्र परस्पर संबंधित है। तो ऑप्शन को ध्यानपूर्वक देखेंगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड फोर्थ, फर्स्ट थर्ड फोर्थ, कर फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ। तो आपको करा कि विकास के संबंध में विषय में कौन सा वक्तव्य क्या है एकदम राइट है, कौन सा वक्तव्य एकदम राइट है, ऐसा आपसे पूछ रहा है। तो दोस्त इसमें से बताएंगे, करा विकास की गति व्यक्तिगत भिन्नताएं होती एकदम सही है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। विकास की गति में अगर बात की जाए, हर लोगों की विकास अपने अपने तरीके से होगा। कर संज्ञान विकास पूर्णता आनुवांशिकता
द्वारा निर्धारित होता है। तो दोस्तों पूर्णतः करा आनुवांशिकता द्वारा, तो आप जानते हैं दोनों का रोल है, आनुवांशिकता के साथ साथ वातावरण का भी है। गलत बन जाएगा। विकास पूर्व निर्धारित क्रम में होता है, ठीक है, एकदम पूर्व निर्धारित क्रम में होता है कि भाई साहब विकास सबसे पहले शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था की तरफ बढ़ता जाता है, ठीक है। सी ऑप्शन भी आपका राइट होगा। विकास के सभी पक्ष क्षेत्र परस्पर संबंधित है, इसका मतलब यह भी सही है। आप सुने होंगे विकास का अंतर संबंध का सिद्धांत। अंतर संबंध का सिद्धांत कहता है विकास के हर सिद्धांत एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर बच्चे का शैशवावस्था शारीरिक विकास दिक्कत होगा तो बच्चे का मानसिक विकास भी डिस्टर्ब होगा। इसलिए दोस्तों आपका जो करेक्ट बनेगा वह दोस्त आपका फर्स्ट भी सही है, सेकेंड थर्ड भी सही है और फोर्थ भी सही है। इसलिए आपका जो करेक्ट आंसर फर्स्ट थर्ड और फोर्थ सी ऑप्शन आपका राइट बन जाएगा। क्या बनेगा? सी ऑप्शन आपका करेक्ट बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 4th नंबर के लिए करो वे गणितीय प्रश्न जो परिकल्पना परिस्थितियों से संबंधित है। परिकल्पना और परिस्थितियों से क्या है? संबंधित हैं। कराए और बीज गणितीय कथन आलेखित करते हैं, प्रारंभिक पाठचर्या का एक भाग है। इस विचार का आधार की किशोरावस्था के छात्र कौन सा कार्य करने में सक्षम है? करा अमूर्त चिंतन या कर मूर्त पदार्थों के साथ निश्चित संक्रियाएं या श्रेणीबद्ध कार्य या वर्गीकृत कार्य। तो दोस्त इस प्रश्न को 4th नंबर को ध्यान पूर्वक देखें और बता दें इसमें से क्या राइट आंसर बन सकता है। बेहतरीन प्रश्न और ऐसे प्रश्न आपके पेपर में खूब टकराते हैं, खूब आते हैं, खूब टपकते हैं। चलिए तो कह रहा है कि वे गणितीय प्रश्न जो परिकल्पना, तो कहीं ना कहीं परिकल्पना की बात कर दिया ना, कहीं ना कहीं परिकल्पना की बात हो गई तो परिकल्पना का मतलब कहीं ना कहीं आपका अमूर्त चिंतन की तरफ ले जाएगा कि नहीं ले जाएगा? एकदम ले जाएगा, अमूर्त चिंतन की तरफ ले जाने वाला है। कहीं कह रहा है कि परिस्थितियों से संबंधित है और बीज गणितीय कथन आलेखित करते हैं। तो कहीं ना कहीं आपका किशोरावस्था छात्र कौन सा कार्य करने में सक्षम है? तो किशोरावस्था का एज ही होता है 12 से 18 वर्ष। तो कहीं ना कहीं आप अमूर्त चिंतन भी जो जीन पियाजे के हिसाब से बोला जाए तो 11 से 15 वर्ष होता है। इसका मतलब एकदम सही बनेगा कौन सा? ए ऑप्शन अमूर्त चिंतन। पदार्थों के साथ नियंत्रित संक्रियाएं, तो या तो आप बात करेंगे मध्य बाल्यावस्था का बन जाएगा जो 7 से 11 होगा। अच्छा, श्रेणीबद्ध या भी उसी का होगा, वर्गीकृत इसी का होगा। दोस्तों आपका जो करेक्ट होगा राइट आंसर हुआ ए ऑप्शन होगा। एब्स्ट्रैक्ट जो थिंकिंग पर चलेगा, राइट आंसर ए ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न 5th नंबर के लिए कहा जीन पियाजे के अनुसार इनमें से कौन से 4 तत्व विकास को प्रभावित करते हैं? और जीन पियाजे के अनुसार इसमें से कौन से 4 तत्व हैं जो विकास को प्रभावित करते हैं? परिपक्वता, क्रियाशीलता, सामाजिक अनुभव, संतुलनता, भाषा, संस्कृति, सामाजिक प्रभाव, समवायु वर्ग, कर सकारात्मक, नकारात्मक, पूर्वबलन, प्रस्तुतिकरण और दंड, कर अन्वेषण, ध्यान, अवरोधन और स्मृति। तो दोस्तों इसमें से क्या आपका राइट आंसर बनेगा? प्रश्न संख्या 5 नंबर के लिए बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न और इसी प्रश्न के हिसाब से आप समझ जाएंगे कि जीन पियाजे वाइगोत्स्की में अंतर क्या है। दोस्त ध्यान देंगे, परिपक्वता को जीन पियाजे मानते हैं, क्रियाशीलता को मानते हैं, सामाजिक अनुभव को मानते हैं। समाज से साथ अंतःक्रिया की बात नहीं कर रहे हैं, अनुभव की बात कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर अंतःक्रिया होता तो बात होती वाइगोत्स्की के हिसाब से, या अनुभव लिखा है। जो संतुलनता की बात कर रहे हैं एकदम सही है, संतुलन की बात सही होगा जीन पियाजे का। भाषा, संस्कृति, सामाजिक प्रभाव, ये सभी किसके हैं? वाइगोत्स्की के होंगे, वाइगोत्स्की के अनुसार हैं। ठीक है, अगर आप कहे कि यहां पर ध्यान देंगे करा कि सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्बलन और प्रस्तुति दंड द्वारा हटाया जाना, तो कहीं ना कहीं या व्यवहारवादियों के हिसाब से, व्यवहारवादी के हिसाब से, ठीक है, या भी नहीं बनेगा। अच्छा, सी ऑप्शन भी कट जाएगा, बी ऑप्शन भी। अन्वेषण, ध्यान, अवरोधन, स्मृति, ये सभी चीजें आपके जो अन्वेषण तो ठीक है लेकिन ध्यान स्मृति इसके भाग नहीं है जीन पियाजे के। तो आपका राइट आंसर बनेगा वह 5th का ए ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न 6 नंबर के लिए लेव वाइगोत्स्की और जीन पियाजे के सिद्धांतों में मुख्य भेद क्या है, अंतर क्या है? बच्चों की अर्थ रचना की प्रक्रिया में भूमिका वस्तुनिष्ठ रचनात्मक, बच्चों को सक्रिय
निष्क्रिय कार्यकर्ताओं के रूप में देखना, करा भाषा व सोच के बीच संबंध, करा सीखने की प्रक्रिया में समझ सरल और जटिल। तो इसमें से जीन पियाजे का मुख्य और क्या अंतर हो सकता है दोस्त, एकदम बताएंगे। जीन पियाजे वाइगोत्स्की में अंतर क्या है, तो देखिए करा कि अंतर क्या है, करा कि यहाँ देखिए मैंने आपको बताया था अंतर की बात करें तो कहीं ना कहीं जीन पियाजे किसको मानते हैं, भाषा को मानते हैं, कहते हैं वह भाषा विचार से पहले है, भाषा विचार से पहले है, मैंने आपको बताया है पहले से। और यह कौन मानता है, वाइगोत्स्की मानते हैं। अच्छा, जीन पियाजे कहते हैं विचार जो है, विचार क्या है, भाषा से पहले है। तो इस तरीके से बात की जाए तो वाइगोत्स्की में अंतर क्या है, वाइगोत्स्की किसको मानते हैं, वाइगोत्स्की की बात करेंगे तो वह भाषा को मानते हैं, और जीन पियाजे को मानेंगे तो वह जीन पियाजे किसको मानते हैं, विचार को। तो कहीं ना कहीं यहाँ तो बनेगा नहीं, क्योंकि रचनात्मक की बात, वस्तुनिष्ठ की बात थोड़ी गलत बनेगा। यहाँ पर एक सक्रिय है, दोनों सक्रियता पर जोर देते हैं, एक निष्क्रियता पर करा, गलत बनेगा। एक भाषा करें, एक सोच के बीच क्या है, अंतर है, और इसीलिए दोस्त आपका सी ऑप्शन बनेगा। यहाँ सरल समझ की बात और जटिल की बात कुछ नहीं बनेगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट बन जाएगा, क्योंकि इनके बीच जीन पियाजे किसको मानते हैं, विचार को, सोच को मानते हैं, और ले वाइगोत्स्की भाषा को मानते हैं दोस्त। इसीलिए कराए भाषा और सोच के बीच संबंध की बातें, इसमें मुख्य भेद की अगर बात की जाए तो राइट आंसर क्या बनेगा, वो ऑप्शन संख्या सी बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न 7वें नंबर के लिए, ले वाइगोत्स्की का विचार था कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों की स्मृति में तथ्यों की को ठूसना, विद्यार्थियों को तथ्य याद करवाना, उसे बच्चे मुख्यतः अकेले काम करके और संज्ञानात्मक अवधारणा की खोज करके सीखते हैं, अधिगम संरचनात्मक और साथ ही साथ सहयोगात्मक प्रक्रिया का अधिगम मुख्यतः तब होता है जब बच्चे किसी प्रतिक्रिया की कोई उद्दीपक जोड़ते हैं। तो दोस्तों जब उद्दीपक अनुक्रिया की जब बात होने लगेगी ना, तो या तो सीधा मानेगा कौन सा, या तो व्यवहारवादी मानेंगे, यहाँ ले वाइगोत्स्की और जीन पियाजे आएंगे ही नहीं। जैसे आप उद्दीपक अनुक्रिया की बात हुई तो व्यवहारवादियों का शब्द है, गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए करा कि याद करना, तथ्य याद करना, स्मृति तथ्यों को ठूसना, ये सभी कोई किसी का नहीं है, न ले वाइगोत्स्की का, ले वाइगोत्स्की का ऐसा विश्वास नहीं था। यहाँ पर करा अकेले काम करके और संज्ञानात्मक अवधारणा की खोज करना, ये जीन पियाजे के अनुसार था। किसके अनुसार, जीन पियाजे के अनुसार बनेगा। किसके अनुसार, जीन पियाजे के अनुसार, क्योंकि बच्चे मुख्यतः अकेले काम करके और संज्ञानात्मक अवधारणाओं की खोज करके। तो मैंने आपको बताया बच्चा एक नया वैज्ञानिक है जो अपने ज्ञान का सृजन खुद से करता है, या ले वाइगोत्स्की जीन पियाजे का कथन है। लेकिन हमसे पूछा ले वाइगोत्स्की, तो ऑप्शन सी बनेगा, क्योंकि संरचनात्मक और साथ ही साथ वह सहयोगात्मक प्रक्रिया को जोड़ देते हैं। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर क्या बनेगा, सी ऑप्शन आपका 7 का सी ऑप्शन बन जाएगा। ठीक है दोस्त, तो नेक्स्ट प्रश्न पर हम चलेंगे, आगे बात करेंगे 8 नंबर की बात कर लेते हैं। ठीक है, 8 नंबर, लॉरेंस कोलबर्ग के विषय में कौन सा विकल्प सही है, लॉरेंस कोलबर्ग के विषय में कौन सा विकल्प सही है। वे पियाजे के सिद्धांत को उद्धृत नहीं करते हैं, वे नैतिक विकास के 6 स्तरों को 2 चरणों में समेट देते हैं, उन्होंने बच्चों की हिंज की दुविधा की काल्पनिक स्थिति देकर शोध किया है, उनका मानना है कि संज्ञानात्मक विकास क्रम में लड़के और लड़कियों में नैतिकता का विकास भिन्न भिन्न होता है। तो कहीं ना कहीं आप दोस्त देखिए लॉरेंस कोलबर्ग का जो सिद्धांत था वह क्या कहलाता है, नैतिक विकास का सिद्धांत कहलाता है। तो कहीं ना कहीं वे पियाजे के सिद्धांत को उद्धृत नहीं करते, पियाजे से इनसे कोई लेना देना नहीं था, गलत होगा। वे नैतिक विकास के 6 स्तरों को 2 चरणों में समेटते हैं। तो आप जानते हैं 2 चरणों में नहीं 3 चरणों में, कितने चरणों में, 3 चरणों में समेटते हैं, गलत बन जाएगा। करा कि उन्होंने बच्चों को हिंज की दुविधा देकर क्या की थी, काल्पनिक स्थिति देकर शोध किया था, एकदम सी ऑप्शन बनेगा। अच्छा, डी ऑप्शन में एक बात कर रहा है कि लड़कों लड़कियों का विकास, नैतिकता का विकास भिन्न भिन्न होता है। अगर ऐसी बात होता तो क्यों उनका आलोचना की जाती, लॉरेंस जो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था कैलोल गिल्गन, तो कैलोल गिल्गन के हिसाब से क्यों इनका विरोध किया जाता है, अगर वे कह देते भिन्न भिन्न होता है तो दोनों एक ही मानते थे, इसलिए दोस्तों इनका विरोध किया जाता है डी ऑप्शन में। तो डी ऑप्शन भी नहीं बनेगा, सी ऑप्शन पूरी तरीके से करेक्ट होगा। उन्होंने हिंज नामक एक व्यक्ति का कहानी सुनाकर, काल्पनिक कहानी सुनाकर इस सिद्धांत को निकाला था, और इसीलिए दोस्तों 8 का जो बनेगा वह सी ऑप्शन बनेगा। 9 नंबर के लिए, एक प्रगतिशील कक्षा में अध्यापक को क्या करना चाहिए, प्रगतिशील क्लासरूम में अध्यापक को क्या करना चाहिए। उपदेशक होना चाहिए,
वे सदा कक्षा को नियंत्रण में रखना चाहिए। छात्रों के पूर्व ज्ञान अनुभव को महत्व देना चाहिए। केवल बाह्य उत्प्रेरणा पर बल देना चाहिए। छात्रों को आलोचनात्मक तरीके से सोचने पर प्रोत्साहन करना चाहिए। तो दोस्तों इसमें करा थर्ड और फोर्थ, करा सेकेंड और फोर्थ, सेकेंड और थर्ड, फर्स्ट और फोर्थ। दोस्त इसमें से क्या आपका राइट आंसर बनेगा प्रश्न संख्या 9 नंबर के लिए? प्रश्न संख्या 9 नंबर के लिए आप सभी एक बार कमेंट करेंगे। अच्छा प्रश्न है और आप सभी अपने हिसाब से एक बार 9 नंबर के लिए बताने का प्रयास करेंगे। 9 नंबर के लिए दोस्त एक बार आप सभी कमेंट करेंगे क्या आपका राइट ऑप्शन बनेगा। देखिए तो मैंने आपको उपदेशक होना चाहिए, तो उपदेशक की बात जैसी होगी प्रगतिशील नहीं होगा या शिक्षक केंद्रित चला जाएगा। तो शिक्षक केंद्रित जो प्रगतिशील कक्षा है वह बाल केंद्रित को मानता है, गलत होगा। ठीक है, छात्रों को पूर्व ज्ञान और अनुभव को महत्व देना है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही होगा। केवल बाह्य उत्प्रेरणा पर, तो आप जानते हैं आंतरिक उत्प्रेरणा पर बल दिया जाता है। आंतरिक उत्प्रेरणा पर बल कर केवल बाय की बात कर रहा है, यह भी गलत होगा। और करा आलोचनात्मक तरीके से सोचने के लिए प्रोत्साहन देना, यह भी सही है दोस्त। तो आपका क्या इसमें से बन रहा है ऑप्शन संख्या बी और सेकेंड और फोर्थ, सेकेंड और फोर्थ, जिसमें बनेगा ऑप्शन संख्या आपका बी करेक्ट हो जाएगा। क्या बनेगा? फोर्थ और सेकेंड। ठीक है, तो थर्ड और फर्स्ट गलत है, थर्ड और फर्स्ट गलत है। राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन संख्या बी बन जाएगा, ऑप्शन संख्या बी। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट प्रश्न आगे हम चलते हैं, ध्यानपूर्वक देखिए। ऐसे प्रश्न जूनियर में आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलेंगे, 10 नंबर की बात करें। कल मूल्यांकन को क्या सूचित करना चाहिए? मूल्यांकन को क्या सूचित करना चाहिए? करा कि वह विद्यार्थी जो वह कार्य जो विद्यार्थी नहीं कर सकता है। तुलना, दूसरों की तुलना में विद्यार्थी का प्रदर्शन। विद्यार्थी क्या और कैसे सीख रहा है, विस्तृत ब्यौरा। उपयुक्त उपनाम जैसे मंद बुद्धि और कुशल बुद्धि इत्यादि विद्यार्थी का उल्लेख। तो दोस्तों मैंने आपको बताया मूल्यांकन का काम होता है बच्चे का ज्ञान है, बच्चे का मूल्यांकन का उद्देश्य होता है कि सीखने सिखाने की प्रक्रिया में जहाँ पर बच्चा दिक्कत में है, जहाँ पर उसको चाहिए ज़रूरत आपकी शिक्षक के तौर पर, वहाँ पर हेल्प करना होता है, ना कि उसकी कमियों को पहचानना, उसकी गलतियों को पहचानना, उसको एक नाम देना, उसकी गलतियों को पहचान कर उसको सुधार करने की ज़रूरत होती है। तो वह कार्य जो विद्यार्थी नहीं कर सकता, इसके लिए मूल्यांकन नहीं होता है। बच्चा जहाँ पर फंस रहा उसको सहायता देने के लिए होती है। तुलना करना, तो तुलना अपने आप में गलत हो जाएगा। मूल्यांकन काम तुलना करना नहीं होता। विद्यार्थी क्या और कैसे सीख रहा है, इसका विस्तृत ब्यौरा, और राइट आंसर बनेगा सी। उपनाम जैसे मंद बुद्धि बालक, तो आप कहेंगे उसका परीक्षण करके, उसका मूल्यांकन करके बताएंगे बेटा तुम मंद बुद्धि बालक हो, तुम जो कुशाग्र बुद्धि बालक हो, ऐसा नाम देंगे तो बच्चा एक दिन आएगा, 2 दिन बर्दाश्त करेगा, 3 दिन बर्दाश्त करेगा, एक दिन 9 2 11 हो जाएगा। कहेगा गुरुजी अब हम चल रहे हैं, आप पढ़ाइए, हम चल रहे हैं। तो आप एक टीचर के तौर पर बच्चे को पढ़ाने गए हैं, सिखाने गए हैं, ना कि भगाने गए हैं। इसलिए दोस्त आपका ऑप्शन संख्या सी बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका 11 नंबर के लिए ध्यान देंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से है और यह बेहद इंपॉर्टेंट आप सभी के सामने क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। तो आप जानते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति अगर बात की जाए, मूल्यांकन का बात करें तो वह कहता है कि मूल्यांकन 360 डिग्री पर आधारित होना चाहिए। बच्चे का जो मानसिक, बच्चे का संज्ञानात्मक, बच्चे का भावात्मक और मनोगत्यात्मक तीनों पक्षों को जो टच करता हुआ उसका मूल्यांकन होना चाहिए। तो कह रहा है कि बहुआयामी उन्नति पत्र क्या दर्शाना चाहिए। देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित जो समग्र 360 डिग्री बहुआयामी उन्नति पत्र क्या दर्शाना चाहिए। तो मैंने आपको बताया इसमें तीनों भावनाओं को दर्शाना है, संज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोगत्यात्मक। अगर ऐसा कहीं ऑप्शन में दिख जाए वही हमारा राइट बन जाएगा। मतलब विद्यार्थियों के प्रदर्शन की दूसरे प्रदेशों में विद्यार्थियों को अंक में से तुलना, तो आप जानते हैं तुलना अपने आप में इसके लिए नहीं होता है। 360 जो बहुआयामी प्रगति कार्ड हो वह आपका कैसे होगा? विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक, बच्चे के भावात्मक, बच्चे के मनोगत्यात्मक आयामों में प्रगति की बात करता है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर बनेगा। तो मैंने आपको यही तो बताया है कि विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक क्षमताओं के अनुसार सही पहचान कर 8 बिंदु श्रेणी में पैमाने पर नामांकन, तो ऐसा कुछ नहीं, सी ऑप्शन बिगड़ेगा। कमियां जिन पर अभिभावकों का मेहनत करनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। राइट आंसर क्या बनेगा? 11th का जो सी बी ऑप्शन आपका राइट आंसर बनेगा। 11th का क्या बनेगा दोस्त? वह बी ऑप्शन आपका राइट बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे हम चलेंगे।
तो मैंने आपको बताया है एनईपी 2020 में मूल्यांकन का क्या महत्व है। मूल्यांकन जो 360 डिग्री किसकी बात करता है। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट प्रश्न आगे 12 नंबर की हम चर्चा कर लेते हैं। पाठ्य पुस्तकों में स्त्रियों का केवल नारीवादी विशेषताएं जैसे पालन पोषण व देखभाल करने वाली संवेदनशील के रूप में चित्रित किसका उदाहरण है। करा स्त्रियों की जन्मजात क्षमताओं का चित्रण है। भाई साहब, जन्मजात क्षमताओं की चित्रण नहीं करता है, या करता है पालन पोषण, मतलब लड़कियां सिर्फ पालन पोषण कर सकती हैं, देखभाल कर सकती हैं। एक जेंडर बायस को दर्शाता है, जेंडर रूढ़िवादिता को, जेंडर जो एक तरीके से लिंग पूर्वाग्रह को दर्शाता है, और इसीलिए दोस्तों जेंडर पक्षपात होगा। आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बनेगा। क्या बनेगा? बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। सी जेंडर समानता की कोई बात नहीं, जेंडर समता की कोई बात नहीं, इक्वलिटी और इक्वलिटी जेंडर ऐसी कोई बात नहीं, न समानता के न समता का। तो दोस्तों आपका बी ऑप्शन पूरी तरीके से राइट बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे हम चलेंगे, ध्यानपूर्वक हर प्रश्न को देखना है। 13 नंबर के लिए ध्यानपूर्वक प्रश्न को देखिए और आंसर देने का प्रयास करेंगे मित्र। करा के विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन का आकलन किस प्रकार किया जा सकता है। समालोचनात्मक चिंतन करा क्रिटिकल थिंकिंग की बात कर रहा है, का आकलन किस प्रकार किया जा सकता है, असेसमेंट किस प्रकार से किया जा सकता है। तो आप जानते हैं वह आकलन होगा उसके विवेचनात्मक कौशल की बात करेंगे। ठीक है, उसके कारण प्रत्यास्मरण की योग्यता परीक्षण करके परीक्षण द्वारा, उसके विवेचनात्मक कौशलों के विश्लेषण द्वारा, उसकी नकल करने की गति माप कर, उनकी वर्तनी की परिशुद्धता का गणना करके। अच्छा, हम किसी बच्चे विद्यार्थी में समालोचनात्मक चिंतन का क्या कर रहे हैं, आकलन हम किस प्रकार करेंगे। हम भाई साहब विवेचनात्मक जो कौशल है उसका विश्लेषण द्वारा उस बच्चे का आकलन करने की कोशिश करेंगे, जो बच्चे में क्रिटिकल थिंकिंग है। ठीक है दोस्तों, आपका जो राइट आंसर बनेगा वह बी ऑप्शन बनेगा। ए ऑप्शन क्यों नहीं होगा, कर प्रत्यास्मरण रिकॉल बेस की बात कर रहा है, गलत हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर नकल आ गया, नकल बात अपने आप में गलत। यहाँ वर्तनी की परिशुद्धता से कोई मतलब नहीं गणना करने से, तो राइट आंसर आपका बी ऑप्शन पूरी तरीके से करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा? बी ऑप्शन। 13 नंबर का बी ऑप्शन पूरी तरीके से राइट है। ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को देखना दोस्त, इंपॉर्टेंट या सारे के सारे प्रश्न होने वाले हैं। नेक्स्ट प्रश्न 14 नंबर पर चलेंगे हम सभी, ध्यानपूर्वक देखिए। कर लेवाइगोस्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित नहीं करता है। अच्छा, कारक कि कौन से अधिगम को प्रभावित नहीं करता है। करा उद्दीपक अनुक्रिया संबंध, करा पाढ़, भाषा, सामाजिक अंतःक्रिया। तो दोस्तों आपको मैंने बताया था लेवाइगोस्की का जो सिद्धांत कहलाता है सोशियो कल्चरल थ्योरी कहलाता है। तो मैंने बताया था उनपे जो होता पाढ़ महत्वपूर्ण होता है, इसका अनफोल्डिंग महत्वपूर्ण जिसे हम बोलते हैं, जेडपीडी हुआ, एमके हुआ, इनका चीज़ें भाषा है, सामाजिक अंतःक्रिया है, इनके लिए प्रभावित करने की बात करता है। कौन सा नहीं करेगा? वह उद्दीपन अनुक्रिया संबंध। तो उद्दीपन अनुक्रिया संबंध व्यवहारवादियों से जुड़ा है और व्यवहारवादी ऐसा मानते हैं, इसीलिए दोस्त आपका जो राइट आंसर बनेगा वह ए ऑप्शन बनेगा। बी ऑप्शन किसका शब्द है? वह उसका लेवाइगोस्की का शब्द है। भाषा भी आप जानते हैं और सामाजिक अंतःक्रिया भी, तो कौन सा प्रभावित नहीं करता लेवाइगोस्की के अनुसार अधिगम को? तो उद्दीपक अनुक्रिया संबंध। तो राइट आंसर हमारा क्या बन जाएगा प्रश्न संख्या 14 नंबर के लिए? वह ए ऑप्शन आपका राइट बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे हम चलेंगे, ध्यानपूर्वक 15 नंबर की बात करते हैं। कर बुद्धिमत्ता के समकालीन सिद्धांतों जैसे कि हार्वर्ड गार्डनर द्वारा दिए गए सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। कौन सा सही नहीं, इसका मतलब कहीं ना कहीं जो हार्वर्ड गार्डनर से संबंधित है और उसमें करेक्ट कौन सा सही नहीं है। मैंने आपको कई बार हार्वर्ड गार्डनर के बारे में बताई है। अब आपके सामने प्रश्न है और ध्यानपूर्वक बताएं इसमें से कौन सा नहीं होगा। कर बुद्धिमत्ता को मानकीकृत परीक्षणों द्वारा सटीक रूप से बतलाया जा सकता है। बुद्धिमत्ता के अंतर्गत कई स्वतंत्र बुद्धियाँ आती हैं। बुद्धि आनुवंशिक और पर्यावरणीय कारकों के जटिल परस्पर द्वारा परिणाम है। प्रेरक परिवेश द्वारा बुद्धिमत्ता को बढ़ाया जा सकता है। तो मैंने आपको बताया था इसकी हार्वर्ड गार्डनर की, तो 8 प्रकार की बुद्धियों की बात करते हैं। कहते हैं अपने आप में सारी की सारी बुद्धियां क्या विशिष्ट हैं, सभी व्यक्ति में सारी की सारी बुद्धियां नहीं पाई जा सकती हैं। जिसका हम डेवलप करेंगे, जिसका हम विकास करेंगे, उसी बुद्धि का ज़्यादा विकास होगा। तो करा कि यहाँ पर मानकीकृत परीक्षणों द्वारा करा कि सटीक रूप से बतलाया जा सकता है बुद्धिमत्ता को। यही चीज़ें गलत हैं और यही चीज़ें जब गलत है तो यही हमारा राइट आंसर होगा। अच्छा, बुद्धिमत्ता अंतर्गत
कई स्वतंत्र बुद्धियां, एकदम ठीक है। कई स्वतंत्र बुद्धियों का मतलब है 8 प्रकार की बुद्धियां हो सकती हैं, ठीक है। या तो ठीक है आपका दोस्तों, हमसे गलत पूछ रहा था तो गलत हमको ढूंढना था। गलत ऑप्शन है ए, और गलत जब ऑप्शन ए है तो हमारा आंसर भी ए ही होगा, क्योंकि हमसे कहा गलत। अच्छा, सी में करा आनुवांशिकता और पर्यावरणीय की जो परस्पर क्रिया द्वारा परिणाम होता है क्या बुद्धिमत्ता, एकदम बात सही करा दोस्त, सी ऑप्शन भी सही है। करा बुद्धिमत्ता को क्या करा है, करा पर्यावरणीय परिवेश के द्वारा बढ़ाया जा सकता है, एकदम भैया जैसा आप चाहोगे वैसा बढ़ा सकते हो, बस आपकी रिक्वायरमेंट वैसा आपको उत्पन्न करना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों बी, सी और डी एकदम पॉजिटिव हैं, लेकिन ऑप्शन संख्या ये निगेटिव था। जब ऑप्शन संख्या ये निगेटिव था तो वही हमारा ऑप्शन बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आगे हम चलेंगे, 16 नंबर की ध्यानपूर्वक देखेंगे। करा हाशिए पर, ध्यानपूर्वक करा, हाशिए पर रहने वाले समुदायों से पहले बार स्कूल में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को शिक्षिका को कैसे मदद कर सकती है। देखिए जो बच्चे हाशिए पर है, जैसे सामाजिक आर्थिक रूप से बच्चा पिछड़ा है, उसको वह बच्चा एडमिशन ले रहा है, विद्यालय में आ रहा है, तो शिक्षिका को कैसे मदद कर सकती है। उसको स्कूल के बाद निजी ट्यूशन रखने की क्या करके कहेंगे क्या भैया कि एक काम करो बेटा, तुम सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े हो, तुम एक काम करो, जब विद्यालय समाप्त हो जाएगा तो आप जा करके ट्यूशन ले लेना। ऐसी बात करोगे क्या? नहीं भैया, नहीं करेंगे। आप ऐसी बात अगर करते हो तो कहीं ना कहीं चीज़ें बिगड़ेंगी और ट्यूशन व्यूशन आपका आरटी विरोध करता है। ऐसा आप कहेंगे तो कहीं ना कहीं आप भी गलत चीज़ें सलाह दे रहे हैं। तो दोस्तों कैसी मदद कर सकती है, तो चीज़ें गलत होंगी। करा कि उपयुक्त पाठ दे करके कक्षा में उनकी भागीदारी को बढ़ा दे करके, एकदम सही है दोस्तों, बी ऑप्शन होगा कि हम उपयुक्त पाठ देंगे। पाठ का मतलब है, मैंने कहीं स्कैनफोर्ड नहीं बताया था, संकेत देंगे, सहायता देंगे और बच्चे को जो सामान्य बच्चे हैं उनके साथ जोड़ देंगे, उनको रिलेट करते जाएंगे, धीरे धीरे बच्चा सामान्य बच्चों के साथ जुड़ जाएगा। कर उन्हें बहुत से जटिल कार्यपत्र, भैया जब वह सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़ा है और हाशिए पर है तो जटिल कठिन दे देंगे तो वह बच्चा वैसे भी किसी तरीके से आया है, भाग जाएगा। सी ऑप्शन गलत है। कर उनमें असफलता का भय पैदा करके, भाई साहब असफलता का भय पैदा करके कहेंगे बेटा एक काम है, तुम बहुत दिन से आए हो, तुम बहुत हाशिए पर थे और एक काम करो, तुम पेपर दोगे तो फेल हो जाओगे, किसी लायक नहीं है, तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद है। ऐसा आप बताओगे तो बच्चा रुकेगा क्या? बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए आप गए हो? नहीं, हम तो ज़िंदगी बनाने के लिए गए हैं, बच्चे को सुधारने के लिए गए हैं, बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए गए हैं। तो दोस्तों आपका या डी ऑप्शन भी नहीं बनेगा। ऑप्शन संख्या क्या बनेगा? बी ऑप्शन पूरी तरीके से राइट आंसर हो जाएगा। क्या बनेगा? बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न 17 नंबर को ध्यानपूर्वक करा, समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है? मैंने आपको बताया था, सभी बच्चों को एक साथ सामान्य विद्यालय में जोड़ने की कोशिश, सभी को नियमित विद्यालय में जोड़ने की कोशिश, सभी बच्चों को बिना भेदभाव करते हुए शिक्षा देने की कोशिश। करा विशिष्ट जरूरतों वाले विद्यार्थियों का वियोजन, तो भाई साहब गलत बन जाएगा। विशिष्ट जरूरत वाले विद्यार्थियों के लिए विशिष्ट शिक्षा गलत हो जाएगा। विशिष्ट जरूरतों वाले विद्यार्थियों को बिना विशिष्ट जरूरतों वाले विद्यार्थियों के स्तर पर लाना। करें यह सुनिश्चित करना कि सभी विद्यार्थी को समान स्कूली शिक्षा में शिक्षा पाने का हक है, एकदम ऑप्शन संख्या डी बनेगा। तो क्या है? सभी बच्चों को समान विद्यालय में पाने का हक है, शिक्षा पाने का हक है। ऑप्शन संख्या आपका डी बन जाएगा। एकदम ध्यानपूर्वक 17 नंबर प्रश्न को देख लेंगे और अगर कहीं आपको लग रहा हो तो अपने राय अवश्य दे देंगे मित्र। देखिए ऐसे प्रश्न आपके पेपर में आते हैं और आप जरूर ऐसे प्रश्न को सॉल्व कीजिए। समावेशी शिक्षा से मैंने आपको बताया ज़्यादा इसमें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए कैसे कट हो रहा है, विशिष्ट जरूरत की बात कर रहा है, विशिष्ट वियोजन करने की बात कर रहा है। अलग बात कि यहाँ पर विशिष्ट शिक्षा, तो हमने बताया था विशिष्ट शिक्षा किसी को नहीं देना है, सभी को समान बच्चे के साथ जोड़ देना है, गलत बात कर रहा है। अच्छा यहाँ पर कह रहा है कि विद्यार्थी को स्तर पर लाना, जो विशिष्ट विद्यार्थी हैं, जो विशिष्ट जरूरतों को लाने वाले विद्यार्थियों को स्तर पर लाना, ये सारी चीज़ें आप किसी एक बच्चे किसी एक पर्टिकुलर समूह को, ग्रुप को क्या करे हो, बढ़ाने की कोशिश करे हो, तो सभी को हम बढ़ाएंगे, किसी एक पर्टिकुलर जो स्टूडेंट को हम बढ़ाने की कोशिश नहीं करेंगे दोस्त। ना बनेगा ए, ना बनेगा बी, ना बनेगा सी, होगा डी ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न आगे 18 नंबर, फिर से आपके सभी के सामने समावेशी शिक्षा से प्रश्न। करा समावेशी शिक्षा क्या मांग करती है? करा व्यक्तिगत भिन्नताओं को पहचानते हुए पाठचर्या में लचीलापन, एकदम राइट ऑप्शन हो जाएगा। ज़्यादा सोचने की बात नहीं है। अभी देखिए आगे कैसे सही होता है।
कैसे गलत चीजें निकलेंगी। कह रहे विद्यार्थियों की क्षमताओं के आधार पर पृथकीकरण, जैसे पृथक्करण शब्द आया नेगेटिव हो गया, मैंने पृथक्करण देखा गलत किया, क्यों? क्योंकि मैंने बताया समावेशी का मतलब है सभी को जोड़ना, अलग नहीं करना है, तो पृथक्करण अपने आप में नेगेटिव है क्योंकि अलग करने की बात कर रहा है। या मानक पाठचर्या की बात कर रहा है, तो आप जानते हैं लचीला पाठचर्या की बात होती है, गलत गलत। अच्छा कर विशिष्ट जरूरतों वाले विद्यार्थियों के लिए केवल व्यवसायिक शिक्षा, कर विशिष्ट जो जरूरत वाले बच्चे हैं उनको ही व्यवसायिक शिक्षा देंगे, बात गलत है भाई साहब, सबको व्यवसायिक शिक्षा देंगे। जब आप जैसा बच्चा का माहौल जैसा उसको लगेगा अपने आप को सेट कर लेगा। तो राइट आंसर 18 नंबर का जो बनेगा दोस्त वह ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे हम चलेंगे, ध्यानपूर्वक प्रश्न को देखिए। 19 नंबर पठन वैकल्य है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पढ़ने में दिक्कत है, उसे डिसलेक्सिया है। अब अक्षमता से प्रश्न स्क्रीन पर कर वाले विद्यार्थियों की पहचान किन अभिलक्षणों द्वारा की जा सकती है? जो पठन में दिक्कत, करा कि शब्दों की पहचान, विसंकेतक और वर्तनी में संघर्ष। एकदम बात सही है, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्या होगा? ए ऑप्शन। वर्तनी में संघर्ष कर रहा, बोल नहीं पा रहा बेटा, वह कह रहा कि ध्यान ना केंद्रित कर पाने और असक्रियता आवेगशीलता, तो ऐसे बच्चे ADHD कहलाते हैं। ADHD जिसे हम बोलते हैं अवधान न्यूनता असक्रियता विकार, मतलब उसको ध्यान बहुत टाइम तक नहीं दे पाएगा, उसका ध्यान भ्रमित होता रहेगा। बी ऑप्शन अपने आप से गलत हो जाएगा दोस्तों। अगर मौलिकता, प्रवाह, लचीलापन या सृजनात्मकता सृजनात्मक बालक का लक्षण है, सृजनात्मक बालक का क्या लक्षण है, ऐसा तो हम जानते हैं भाई साहब, यह भी नहीं बनेगा। मांसपेशियों के संचालन गति में समन्वय में कठिनाई, तो ऐसे बच्चे डिस्प्रेक्सिया का वाले होते हैं। कौन वाले? डिस्प्रेक्सिया वाले, जिसे गतिक संबंधी दिक्कतें होती हैं, जिसे डिस्प्रेक्सिया बोलते हैं दोस्तों। यह भी बात बिगड़ेगा। राइट आंसर हमारा ए इज द राइट ऑप्शन। क्या? ए इज द राइट ऑप्शन। प्रश्न संख्या 19। 20 नंबर को हम बात करेंगे। 20 नंबर प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखें और बताएं दोस्त। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से अभिलक्षण एक प्रगतिशील विद्यार्थी की पहचान नहीं है? कौन सी एक पहचान नहीं, किसकी? प्रतिभाशाली विद्यार्थी का, मतलब जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी का कौन सा इसमें से लक्षण नहीं है? कह रहा है कि निरंतर प्रवीणता, उन्मुख व्यवहार, ठीक है, समकक्षों की तुलना में उच्चतर सामाजिक कौशल व परिपक्वता, स्वतंत्र रूप से समस्या समाधान, बौद्धिक जिज्ञासा। तो दोस्तों इसमें से क्या राइट आंसर बनेगा प्रश्न संख्या 20 नंबर के लिए? आप सभी आंसर अपने कमेंट एक बार देने का माध्यम, एक बार कमेंट करने की कोशिश कीजिएगा। कह रहा कि निरंतर प्रवृत्ता अभिमुखी, कहीं ना कहीं लगातार वह क्या करता है बच्चा, जो लगातार कंटिन्यूअस रूप से क्या करता है, ओरिएंटेड, मतलब कहीं ना कहीं वह प्रवृत्ता को प्राप्त करने के लिए, एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मेहनत करता रहता है। कह रहा कि समकक्षों की तुलना में उच्चतर सामाजिक परिपक्वता, कौशल व परिपक्वता, तो तुलना शब्द अपने आप से गलत है, और जब गलत है तो वही दोस्तों पहचान नहीं है, यही आपका ऑप्शन संख्या बी बनेगा। स्वतंत्र रूप से समस्या समाधान कर सकता है और बौद्धिक जिज्ञासा भी ठीक ठाक होती है प्रतिभाशाली की, तभी तो प्रतिभाशाली बच्चा कहलाएगा, जब तक बौद्धिक क्षमता ज़्यादा नहीं होगा। तो दोस्तों तुलना अपने आप में नेगेटिव, तुलना की कोई किसी से तुलना ही नहीं है भाई, वह तो प्रतिभाशाली है, अलग बच्चे से हम कोई तुलना की कोई बात ही या इसमें नहीं बनेगी, इसमें कोई बात नहीं बनेगी दोस्तों, ठीक है। तो आपका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन संख्या क्या बन जाएगा? बी ऑप्शन आपका राइट आंसर बन जाएगा। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे हम 21 नंबर की चर्चा कर लेते हैं। पौधों पर चर्चा करते हुए, पौधों पर क्या चर्चा करते हुए एक शिक्षक ने पाया कि कई बच्चों को इस संकल्पना के संदर्भ में भ्रांतियां हैं। इस संदर्भ में शिक्षक को क्या करना चाहिए? और विद्यार्थियों को उनकी भ्रांतियों की पहचान करने में मदद करनी चाहिए, समझ का दोबारा निर्माण करना चाहिए। ऐसी भ्रांतियां पाने के लिए विद्यार्थियों को सजा देनी चाहिए और उस समय विषय को छोड़ देना चाहिए। स्पष्ट रूप से भ्रांतियां की ओर संकेत करना चाहिए और याद करने के लिए सही जानकारी देनी चाहिए। विद्यार्थियों को बौद्धिक रूप से तुच्छ नामीकरण करना चाहिए और उन्हें विशिष्ट शिक्षा के लिए अनुमोदित करना चाहिए। तो दोस्तों बेहद प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अगर पौधों पर आप चर्चा करते हुए एक शिक्षक ने पाया कि कई बच्चों में इस संकल्पना के संबंध में क्या है, भ्रांतियां हैं। टीचर क्या कर रहा है, क्लास में बैठा है, कह रहा कि बेटा चलते हैं, हम क्या करते हैं, एक पौधों पर एक चर्चा पर चर्चा करते हैं। और जब चर्चा पर चर्चा करता है तो देखता है बहुत से बच्चे उस क्लास में जो थे उसमें भ्रांतियां हैं,
उसमें दिक्कतें हैं, उसमें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो अब शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन आपके सामने है और आप सभी हर ऑप्शन को देखिए और बताने का प्रयास करें क्या इसमें से राइट आंसर बन सकता है। प्रश्न संख्या आप सभी के सामने 21 नंबर। चलिए, कह रहा है कि विद्यार्थियों को उनकी भ्रांतियों की पहचान करने में मदद करनी चाहिए और समझ का दोबारा निर्माण करना चाहिए। एकदम बात सही है। जब आप समझ लिए टीचर के तौर पे बच्चे में भ्रांतियां हैं, बच्चे में दिक्कतें हैं, तो जो कॉन्सेप्ट बिगड़ा है, जो कॉन्सेप्ट उनको गलत पता है, उसको हम दोबारा कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश, कॉन्सेप्ट को बनाने की कोशिश करेंगे और इस बात को जोड़ देंगे, दोबारा निर्माण करने की जो कोशिश करेंगे। और राइट आंसर क्या बनेगा? ए ऑप्शन। करा ऐसी भ्रांतियां पालने के लिए विद्यार्थियों को सजा देनी चाहिए। भाई साहब, सजा क्यों देंगे? आरटी का हनन कर जाएंगे और जैसे आरटी का हनन करेंगे आप जेल चले जाएंगे, बच्चा मौज काटेगा, शिक्षक जेल में। तो इस तरीके के कार्य आपको नहीं करना है। स्पष्ट रूप से भ्रांतियों की ओर संकेत करना और याद करने, जैसा याद करना शब्द आया अपने आप में क्या है? निगेटिव है। इसका मतलब सी ऑप्शन भी नहीं बनेगा। यहाँ पर कह रहा है कि भाई साहब बौद्धिक तुच्छ नामीकरण की बात करें, कहेंगे भाई साहब तुम्हारा, कहेंगे बेटा, लड़कों से कहेंगे बेटा तुम्हारा देखिए बौद्धिक एकदम तुच्छ है, तुम एकदम खत्म हो, कोई मतलब नहीं है, ऐसा कुछ बोलोगे तो बच्चा कहेगा, तो बच्चा तो दिक्कतें होगा, बच्चे कहेगा अरे सर जी हमको भ्रांतियाँ, आप क्या क्या बोलते चले जा रहे हो, तो बात बिगड़ेगी दोस्त। इसलिए आपका जो 21 का ए ऑप्शन आपका राइट बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलेंगे, 22 नंबर को कथन को पढ़ेंगे। कथन आपके सामने है। अधिगमकर्ताओं में समालोचनात्मक चिंतन के विकास के लिए एक अध्यापक में समाचार पत्र लेकर आती, कक्षा में समाचार पत्र लेकर आती है जिन सभी में एक विशेष खबर का उल्लेख है और अधिगमकर्ताओं को समूहों में चर्चा करने को कहती है। ठीक है, सही करती है। क्रम माध्यमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तकें ही ज्ञान का एकमात्र साधन हो सकती हैं। सही विकल्प को चुनेंगे। कर ए और आर दोनों सही है और आर व्याख्या करता है एक ही। कर ए और आर दोनों सही है लेकिन आर व्याख्या नहीं करता एक ही। कर ए सही है लेकिन आर गलत है और ए और आर दोनों गलत है। दोस्त 22 नंबर क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक, और आपके लेवल का प्रश्न है और ऐसे प्रश्न आपके पेपर में खूब टकराते हैं। और आप जानिए दोस्तों, कारण कि एक समालोचनात्मक चिंतन के विकास के लिए बच्चों में क्या कर रहा है टीचर, एक जो लर्नर है, जो विद्यार्थी हैं, उनमें टीचर समालोचनात्मक चिंतन का विकास करने के लिए कोशिश कर रही है और समाचार पत्र लेकर आती है। विद्यालय में क्या, क्लास में समाचार पत्र लेकर आती है और किसी मुद्दे पर बच्चों के बीच चर्चा पर चर्चा करवाती है। इससे क्या होगा? समालोचनात्मक चिंतन बढ़ेगा। ठीक है, एकदम कथन पूरी तरीके से राइट है, लेकिन तर्क में क्या करा है? कथन सही है, तर्क में करा है कि भाई साहब सिर्फ एक पाठ्य पुस्तक ही बच्चों का क्या एक मात्र साधन है पढ़ने के लिए, बस सिर्फ पाठ्य पुस्तकें और कोई रास्ता नहीं है, तो ये चीज़ें बिगड़ेगी। तर्क गलत है और कथन सही, इसलिए दोस्त आपका सी ऑप्शन बन जाएगा। क्या बनेगा? सी ऑप्शन पूरी तरीके से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे 23 नंबर को ध्यानपूर्वक देखिए। सेकेंडरी स्कूल टीचर और माध्यमिक स्कूल के शिक्षक को क्या करना चाहिए? विद्यार्थियों की त्रुटियां उसे बतानी चाहिए उसकी असफलता बताने के लिए। कर भाई साहब उसकी त्रुटियां बता देनी चाहिए और उसकी असफलता बताने के लिए। कर विद्यार्थी की त्रुटियां पूरी कक्षा को बतानी चाहिए उसे अपमानित करने के लिए। और विद्यार्थी को मौके मुहैया करवाने के लिए वे अपनी त्रुटियां पहचान कर उन पर काम कर सकें। और विद्यार्थी को शर्मिंदा करना चाहिए ताकि वह भविष्य में कोई त्रुटि ना करे। प्रश्न संख्या 23 को आप ध्यानपूर्वक देखिए और इसमें कुछ है नहीं, इस प्रश्न में कुछ नहीं है। आपको अगर मेरे कॉन्सेप्ट को आपने पढ़ा होगा, सही तरीके से सीखा होगा, तो इस प्रश्न को तुरंत फास्ट तरीके से कर सकते हैं। चलिए हम बात कर लेते हैं। करा कि भाई साहब उसे त्रुटियां बतानी चाहिए असफलता बताने के लिए। भाई साहब ऐसी बात गलत बनेगी। करा यहाँ करा कि कक्षा को करा पूरी त्रुटियां पूरी कक्षा को बतानी चाहिए। भाई साहब वह गलती किया क्यों क्लास में बताओगे? उसे तो एकदम आराम से बता दो बेटा, उसको एक आराम से जब बच्चा खाली रहे जाकर उसके पास बता दो बेटा देखो ऐसी ऐसी दिक्कतें हैं। क्लास में बताने से क्या होगा? उसे आप मनोबल उसका डाउन करोगे? नहीं, वैसे बच्चा असफल हो चुका है तो मनोबल आपको डाउन नहीं करना, बढ़ाना है। विद्यार्थियों को मौके मुहैया करवाने के लिए उसकी त्रुटियां पहचान कर उन पर काम कर सके, इसकी बात पर हम जोर देंगे। उसको हेल्प करेंगे, उसको मौके मुहैया करेंगे और बच्चा आगे बढ़ सके। शर्मिंदा करना चाहिए। भाई साहब कहेंगे कि बेटा एक काम है, तुम एकदम बर्बाद हो, कोई मतलब नहीं है, तुमने त्रुटियां की हैं, दिक्कतें की हैं। तो आप जानते हैं त्रुटि और प्रयास का सिद्धांत
जो थॉर्नडाइक का है, मतलब आप त्रुटि करते करते प्रयास करते करते एक समय पर आप लक्ष्य पे पहुंच जाओगे। और इसलिए दोस्तों यह बात गलत हो जाएगा, डी ऑप्शन भी नहीं बनेगा, सी ऑप्शन पूरी तरीके से करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न 24 नंबर के लिए करेक्ट, क्या प्रतिस्पर्धा के अधिगम को बढ़ावा देने के लिए अल्फेड़ा के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए। करेक्ट, जो प्रतिस्पर्धा है अधिगम को बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। करा हाँ भैया, करा हाँ, इससे समकक्षों से प्रदर्शन की तुलना में मदद मिलती है। नहीं, इससे कक्षा में नकारात्मक लोकाचार बढ़ावा मिलता है, क्षमता के आधार पर अनावश्यक सामाजिक तुलना के कारण। करा हाँ, इससे विद्यार्थियों को दूसरे से बेहतर में बढ़ावा मिलता है। करा नहीं, प्रतिस्पर्धा का इस्तेमाल केवल विशिष्ट जरूरतों वाले विद्यार्थियों के लिए करना चाहिए। देखिए, प्रतिस्पर्धा तो किसी विद्यार्थियों के लिए नहीं करना है, इसलिए जैसे जैसे जहाँ हाँ है अपने आप से तुरंत क्या होगा, गलत होगा। हाँ जैसे है गलत, हाँ जैसे है गलत, आगे बात करेंगे ही नहीं, क्योंकि करा कि हाँ इससे समकक्षों में प्रदर्शन की तुलना, तो तुलना अपने आप में गलत है और हाँ भी अपने आप में गलत है, क्योंकि कंपटीशन होना ही नहीं चाहिए अधिगम में। कंपटीशन है, आप कॉन्सेप्ट को समझें, आप आगे बढ़ जाएंगे। जिस लक्ष्य की प्राप्ति आप करना चाहते हैं आप जरूर प्राप्ति करेंगे, लेकिन कंपटीशन कहीं स्थान नहीं अधिगम में, सीखने जो लर्निंग में कहीं स्थान नहीं है। कारण नहीं, इससे कक्षा में नकारात्मक क्या होता है, लोकाचार बढ़ता है। एकदम बात सही कर रहा है, क्षमता के आधार पर अनावश्यक सामाजिक तुलना के कारण, और क्षमता के आधार पर जो अनावश्यक तुलना का कारण है इस प्रतिस्पर्धा, वह लोकाचार, क्लास का माहौल डिस्टर्ब होगा, क्लास का माहौल खराब होता है। राइट ऑप्शन होगा बी। करा सी तो अपने आप से गलत हो जाएगा। बेहतर करने के लिए भाई साहब बढ़ावा मिलता है, ऐसा कुछ नहीं। करा प्रतिस्पर्धा का इस्तेमाल केवल विशिष्ट है, तो कहीं विशिष्ट के लिए किसी के लिए नहीं करना है। प्रतिस्पर्धा किसी के लिए यूज ही नहीं होगा, चाहे वह विशिष्ट हो या किसी प्रकार का बच्चा हो, चाहे सामान्य या चाहे विशिष्ट हो, किसी बच्चे के लिए यूज नहीं होगा दोस्त। तो ऑप्शन संख्या आपका बी बन जाएगा राइट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 25 नंबर को ध्यानपूर्वक देखिए। निम्नलिखित में से किसमें अधिसंज्ञानात्मक क्षमताओं की जरूरत पड़ती है। प्रयोग के चरणों का विवरण, समस्या समाधान की अपनी रणनीति पर चिंतन, गणितीय संक्रिया के नियत प्रणाली का दोहराव, या पाठ्य पुस्तकों में दी गई विभिन्न घटनाओं की परिभाषा में स्मरण। तो अगर बात की जाए जो अधिसंज्ञानात्मक जो क्षमताओं की जरूरत किसके लिए पड़ती है, समस्या समाधान की अपनी रणनीतियों के लिए चिंतन पर काम करने के लिए बात किया जाता है। और राइट आंसर दोस्त बी बनेगा। अधिसंज्ञानात्मक का मतलब यही होता है कि जो अधिज्ञानात्मक क्षमताएं हैं उनकी जरूरत किसके लिए पड़ती है, समस्या समाधान की अपनी रणनीतियों पर चिंतन करने के लिए अधिसंज्ञानात्मक क्षमताओं। कहीं ना कहीं अधिसंज्ञानात्मक चिंतन में क्या होता है, आपके जितना भी माइंड जो बौद्धिक रूप से आपकी क्षमता है, कैसे चीज़ों को हम सॉल्व कर सकते हैं, समस्या समाधान का निराकरण कर सकते हैं, उस पर अधिसंज्ञानात्मक क्षमताएं डिपेंड करती हैं। तो 25 नंबर का बी ऑप्शन बनेगा। या प्रयोग के चरणों का विवरण ऐसा कुछ नहीं, ना ए ना सी, गणितीय संक्रियाओं का नियत प्रणाली, ऐसा कुछ बात बनेगा ही नहीं। राइट ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। 25 का बी ऑप्शन आपका राइट। देखते हुए चलिए, और ऐसे प्रश्न आपके पेपर में खूब टकराते हैं और खूब आते हैं दोस्तों, और प्रश्नों को अच्छे से देखते हुए चलिए। 26 नंबर के लिए एक शिक्षिका विद्यार्थियों की समस्या समाधान की क्षमताओं को कैसे बढ़ावा दे सकती है। कैसे बढ़ावा दे सकती है एक शिक्षिका समस्या समाधान क्षमता को। अगर आप पूछताछ को हतोत्साहित करके, तो दोस्तों पूछताछ को प्रोत्साहित करके होता तो बात बनता, हतोत्साहित लिखा गया है, गलत है। अच्छा, करा अनुरूपकों के इस्तेमाल को निषेधित करके, भाई निषेधित करेंगे तो बात बढ़ेगी क्या, नहीं होगा, इसका मतलब यह गलत है। चुनौतियों से बचने के लिए सारे हल उपलब्ध करा करें, यह भी गलत है दोस्तों। करा विद्यार्थियों को समस्या समाधान तरीके के सुस्पष्टीकरण को प्रोत्साहित करके, एकदम ऑप्शन संख्या डी बनेगा। देखिए क्वेश्चन आप में इसमें कोई दम नहीं है इस क्वेश्चन में। तो विद्यार्थियों के लिए समस्या समाधान कौशल को कैसे बढ़ाया जा सकता है, बच्चों में जो प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो कहीं ना कहीं जो एबिलिटीज हैं वह कैसे बच्चों में बढ़ाएं, वह समस्या समाधान के जो तरीके हैं सुस्पष्ट करें और उससे प्रभावित करने की कोशिश करेंगे। डी ऑप्शन आपका 26 का बनेगा। डी ऑप्शन आपका 26 का बन जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न आगे हम चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 27 नंबर को देखिए। एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा में बच्चे निष्क्रिय रूप से सुनते हैं जब शिक्षिका पढ़ाती है। सामाजिक संरचनात्मक कक्षा में बच्चे क्या करते हैं, संरचनात्मक सामाजिक संरचनात्मक कक्षा में क्या होता है, निष्क्रिय रूप से। तो आप जानते हैं सामाजिक संरचनात्मक या रचनात्मक क्लास में बच्चे क्या करते हैं,
सक्रियता को दोनों पे जोड़ होगी। करा कि बच्चे निष्क्रिय रूप से सुनते हैं, तो निष्क्रिय जैसे शब्द आया गलत, हटा दियो। करा संसाधन केवल दिखावे के लिए होते हैं, गलत। करा बैठने की व्यवस्था क्रियाकलाप में के अनुसार बदलाव होते हैं, एकदम सही है। करा आकलन को अधिगम से परे एक अलग गतिविधि के रूप में किया जाता है, तो आकलन की बात करेंगे। अगर सामाजिक रचनात्मक उपागम की बात करेंगे तो अधिगम जो आपका आकलन होता है, असेसमेंट होता है, चाहे इवेल्युएशन होता है, उस शिक्षण जो प्रोसेस है उसी का एक अभिन्न अंग होगा, उसी का एक भाग होगा। इसमें क्या करा है, एक परे कर अधिगम से परे एक भाग एक गतिविधि के रूप में, तो परे नहीं होगा, उसी का एक भाग होगा। तो डी ऑप्शन भी गलत है। और बी ऑप्शन का केवल दिखावे के लिए, क्या अधिगम जो आपका आकलन होता है वह दिखावे के लिए नहीं भैया, निष्क्रियता होगा ही नहीं। आपका जो राइट आंसर बनेगा वह सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या बनेगा, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर बन जाएगा, सी ऑप्शन आपका पूरी तरीके से करेक्ट बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 28 नंबर को ध्यानपूर्वक देखें। कर निम्नलिखित में से कौन से कारक सार्थक अधिगम तथा विद्यार्थियों को चुनौतीपूर्ण कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, चुनौतीपूर्ण कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, ऐसा आपसे पूछ रहा है दोस्त। तो दोस्तों कह रहा है कि शिक्षकों का विद्यार्थियों की क्षमताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास हो, सकारात्मक क्या हो, विश्वास हो। बी ऑप्शन में कह रहा है बेहद प्रतिस्पर्धात्मक अच्छा संस्कृति जिसमें व्यक्तिगत उपलब्धि पर बल हो। कर ऐसे वातावरण जिसमें प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए डर और शर्मिंदगी पर बल दिया जाए। कर समस्या समाधान के हर चरण पर भौतिक इनाम। तो दोस्तों आप समस्या समाधान के लिए हमेशा क्या भौतिक इनाम देंगे तो कहीं भी बच्चा आगे नहीं बढ़ेगा, बच्चा पीछे होता चला जाएगा, बच्चे को बर्बाद कर रहे हो इनाम दे करके, तो इनाम नहीं देना है। तो कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सार्थक और विद्यार्थियों को चुनौतीपूर्ण कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करेगा, कौन सा बच्चा और आगे बढ़ेगा, किसमें बच्चे को चुनौतीपूर्ण कार्य करने में मजा आएगा। अच्छा आप ऐसा काम करो, बच्चा समस्या समाधान कर लिया और एक इनाम पकड़ा दिए, एक पुरस्कार दे दिए, तो आज पाया ठीक है, कल पाया ठीक है, परसों जब नहीं पाएगा तो वह सीखने की कोशिश नहीं करेगा। कारण कि डर और शर्मिंदगी पर बल देना अपने आप में डर शर्मिंदगी कोई शब्द ही नहीं है दोस्त। प्रतिस्पर्धात्मक, बेहद प्रतिस्पर्धात्मक शब्द अपने आप से गलत है। कर व्यक्तिगत उपलब्धियों पर बल देना है, नहीं, केवल बेहद प्रतिस्पर्धात्मक जो क्लास का माहौल कर रहा है वह कम्पिटिटिव एक तरीके से प्रतिस्पर्धात्मक हो, एक कंपटीशन वाला हो, नहीं भैया। शिक्षार्थी का विद्यार्थी की कक्षाओं के बारे में सकारात्मक विश्वास हो, शिक्षकों को जो विद्यार्थी की जो क्षमताएं हैं उसके लिए अगर सकारात्मक विश्वास रहेगा तो बच्चा आगे बढ़ेगा। अगर टीचर को लगेगा कि मेरा जो क्लास का बच्चा है, स्टूडेंट है, अगर मुझे भी ऐसा लगे कि मेरे जो भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, वह उनमें पूरा विश्वास मेरा रहे कि एक भी बच्चा फेल नहीं होगा, ये सब बच्चे पास होके आएंगे, तो कहीं ना कहीं वह सकारात्मक क्षमता की अगर बात करेंगे तो कहीं ना कहीं वह बच्चों को प्रोत्साहित करने की बात करेगा। अगर हम ऐसा सोचते हैं कि हमारे जितने बच्चे हैं सब पास होंगे तो और भी आप मेहनत करोगे और बेहतरीन तरीके से सीखोगे दोस्तों। तो इसलिए दोस्त आपका 28 का क्या बनेगा, वह ए ऑप्शन बनेगा। 28 का क्या बनेगा, वह ए ऑप्शन ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। 28 का ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे 29 नंबर, कौन सा संवेग विद्यार्थियों को अधिगम को हतोत्साहित करेगा। गर्व, आनंद, उम्मीद, बोरियत। तो कौन सा करेगा, बोरियत करेगा। उम्मीद होगा तो आपको लिए प्रोत्साहित का काम करेगा। उम्मीद अगर आपको लगा है कि मैं पास हो जाऊंगा, मैं अच्छा स्कोर करूंगा, तो आप प्रोत्साहित होंगे। आनंद आपको खुशी होगी पढ़ने में तो आप प्रोत्साहित होंगे। अगर गर्व होगा आपको तो आप प्रोत्साहित होंगे। अगर बोरियत होगा तो आप क्या होंगे, हतोत्साहित होंगे। और आपका जो राइट आंसर बनेगा वह डी ऑप्शन बन जाएगा। क्या बनेगा, डी ऑप्शन बन जाएगा। आज का लास्ट प्रश्न इस मॉडल पेपर का, आज का अंतिम प्रश्न ध्यानपूर्वक दोस्त देखेंगे और बताने का प्रयास करेंगे क्या इसमें से राइट होगा। यदि छात्र आपके शिक्षक में रुचि नहीं ले रहे हैं, मतलब शिक्षक नहीं होगा या शिक्षण में होगा, रुचि नहीं ले रहे हैं तो आप क्या करेंगे, उन्हें अनदेखा करेंगे और पढ़ाना जारी रखेंगे। भाई साहब उन्हें अनदेखा नहीं करना है, बच्चा क्यों रुचि नहीं ले रहा है उसकी रुचियों को समझने की कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं करें अनदेखा कर देंगे तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। कक्षा छोड़ देंगे, अच्छा आपकी रुचि नहीं ले रहा है तो क्लास छोड़ के भाग जाएंगे, उनके माता पिता से शिकायत करेंगे, कहेंगे एक काम करो, जाएंगे उनके माता पिता चुगली करके चले जाएंगे, देखो आपका बेटा नहीं पढ़ता है। तो ऐसा कुछ काम करेंगे। आपने इस विधियों को, अपने चीज़ों को, आपका जो शिक्षण विधि है उसको सुधारिए, बच्चों के अंदर रुचि पैदा कीजिए, तभी तो बच्चा पढ़ेगा ना। तो आपका बी ऑप्शन भी नहीं होगा दोस्तों।
करें, उन्हें ध्यान ना देने के लिए दंडित करें। भाई साहब अगर वह ध्यान नहीं दे रहे हैं, आपको समझा खुद नहीं पा रहे हैं और दंडित भी करना शुरू कर देंगे, मारना भी पीटना शुरू कर देंगे। सब बच्चा सीखना कोशिश करता है, हर बच्चा पढ़ना चाहता है, कोई ऐसा नहीं जो नहीं पढ़ना चाहता है। सी ऑप्शन आपका गलत होगा। शिक्षण विधियों पर चिंतन करेंगे और वैकल्पिक विधि का प्रयोग करेंगे, सोचेंगे इस विधि का प्रयोग करें तो बच्चे समझ जाएंगे। अपने जो शिक्षण विधियाँ हैं उसको आप चेंज करोगे और बेहतरीन कंटेंट के साथ बेहतरीन तरीके से आप बच्चे को पढ़ाने की कोशिश करोगे दोस्त। तो इस तरीके से आपका जो राइट आंसर होगा 30 का, वह आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आप सभी के सामने यह 30 प्रश्नों की श्रृंखला थी जो आप सभी के पेपर के लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद महत्वपूर्ण था। इस तरीके के पेपर में आप सभी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप सीटेट का कोई भी चाहे फर्स्ट या सेकंड पेपर की तैयारी कर रहे होंगे, दोनों बच्चों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट बेहद महत्वपूर्ण यह सेशन था। तो दोस्त एक बार आप सभी इस वीडियो को देखिए, वॉच कीजिए, चीज़ों को पढ़िए, सोचिए, परखिए, अपना स्व मूल्यांकन, अपना सेल्फ असेसमेंट कीजिए। जब आप सेल्फ असेसमेंट करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, अपनी कमियों को सुधारेंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे। मैंने आपको कई बार मूल्यांकन के बारे में बताया कि आपने सही किया है, स्व मूल्यांकन को हमेशा से पॉजिटिविटी की तरफ रखा है, कभी नकारात्मक की तरफ नहीं बढ़ाया है। तो इसीलिए आप सभी खुद मूल्यांकन कीजिए, अपना स्व मूल्यांकन कीजिए और आगे बढ़िए दोस्त। जैसा भी आपको सेशन लगा हो, एक बार आप सभी कमेंट के माध्यम से इस जो कमेंट बॉक्स होता है अपने राय जरूर देंगे कि सर जी कैसे आपको इस क्लास कैसा लगा, कैसा आपने फील किया। और सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ऐसे ही चीज़ों को पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने लक्ष्य को प्राप्ति करें दोस्तों। सभी को धन्यवाद। थैंक यू।